हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम बेगमों का बादशाह। आप 10 चैप्टर सुन चुके। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 की ओर। अजगर सिंह का अंत। दीपक अजगर के एक ही हमले में ढेर हो गया था और काफी दूर तक घिसटता हुआ गया और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। लेकिन दीपक फिर से उठकर खड़ा हो गया। ये देखकर अजगर थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अजगर अपने घमंड में चूर था। दीपक उस पर बहुत सारे हमले कर रहा था, लेकिन वो दीपक के हर एक हमले से बहुत आसानी से बच जा रहा था। अब दीपक की सांसें फूलने लगी और वो बहुत ही कमजोर महसूस करने लगा और वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर अजगर सिंह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अब ये इक्का मेरा होगा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दीपक अचानक से फिर खड़ा हुआ और उसने अपने लॉकेट को किनारे से पकड़ा, जिससे उसकी एक अंगुली में कट लग गया और अचानक से दीपक का रूप बदल गया। वो नॉर्मल इंसान से बहुत ही खूबसूरत नौजवान में बदल गया, जिसकी लंबाई 6 फीट, मांसल भुजाएं, मजबूत शरीर और सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह थी कि दीपक के चेहरे पर जो जख्म बने थे वो पूरी तरह से गायब हो गए थे, जिसको अजगर सिंह भी नोटिस कर रहा था। दरअसल दीपक अजगर के दरबार में अपने पुराने रूप के साथ आया था, जिस वजह से वो अजगर से लड़ाई में हारने ही वाला था, लेकिन अपनी चाल के मुताबिक दीपक ने अपना रूप बदल लिया। अजगर सिंह ये सब देखकर बहुत हैरान था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक अजगर ने दीपक पर एक जोरदार हमला किया, जिसका दीपक पर कोई असर नहीं हुआ। अजगर ने दूसरा हमला किया, लेकिन दीपक पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक दीपक ने अजगर के सीने पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके सीने पर बंधी हुई धातु की ढाल टूट गई और उस ढाल का एक टुकड़ा अजगर सिंह के पुराने जख्म में जाकर घुस गया, जिस वजह से वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा और अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने दम तोड़ दिया। पूरे कबीले में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि रेजगार मारा गया। वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने दीपक के सामने घुटने टेक दिए और दीपक को अपना नया महाराज घोषित कर दिया। कुछ दिनों के बाद डायसन कबीले को भी जुंगा कबीले में जोड़ लिया गया और वो पूरा एक कबीला बन गया, पूरा का पूरा जुंगा कबीला। एक दिन दीपक अपने कमरे में मौजूद था, तभी उसे अचानक उस पेंटिंग के बारे में याद आ गया। उसने वो पेंटिंग अपने कमरे में मंगवा ली। ये एक लाजवाब पेंटिंग है, दीपक ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा। दीपक उसमें बने हुए शख्स की तरफ बहुत गौर से देख रहा था और सोच रहा कि क्या ये वाकई वही पेंटिंग है जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी रखती है। क्या ये पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखती है। दीपक ये सोच ही रहा था, तभी अचानक उस पेंटिंग में मौजूद वो शख्स बोल पड़ा, हाँ मैं तीनों कालों और पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखता हूँ। दीपक ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने तो अपने मुंह से कुछ बोला भी नहीं था। तुम बोल सकते हो? दीपक ने हैरानी से पेंटिंग से पूछा। हाँ मैं बोल सकता हूँ और बात कर सकता हूँ, लेकिन केवल उन लोगों से जिनके पास ये इक्का होगा। मतलब? दीपक ने सवाल पूछते हुए पेंटिंग के आदमी से कहा। मतलब ये कि आपके पास ये इक्का है तो आप ही मुझसे बात कर सकते हो और आपके सारे सवालों के जवाब मैं ही दूंगा। दीपक ने कुछ सोचते हुए सवाल किया, लेकिन मैंने तो सुना था कि ये पेंटिंग केवल उन लोगों से बात करती है जिनके दिल में सच्चाई है, और तुम कुछ और बता रहे हो। यही तो हुकुम, आप ये तो जानते हैं कि मैं केवल सच्चे लोगों से बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये इक्का भी हर किसी को नहीं चुनता, बल्कि जिसके दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए प्रेम भावना हो, वही इसका हकदार बनता है, उस पेंटिंग के आदमी ने दीपक से कहा। ये सुनकर दीपक बहुत खुश हुआ। तुम्हारा कोई नाम है या फिर तुम्हें ऐसे पेंटिंग के नाम से जाना जाए? दीपक ने सवाल किया। मेरा नाम है सुब्रमण्यम, उस पेंटिंग के व्यक्ति ने दीपक से कहा। ये नाम सुनकर दीपक कुछ सोचने लगा कि उसने ये नाम कहीं तो पढ़ा है, लेकिन कहां पर। बहुत सोचने के बाद अचानक उसे याद आया, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक बुक में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि 18वीं सदी की शुरुआत में मास्टर सुब्रमण्यम शास्त्री एक महान कलाकार थे, जो अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स में जान डाल देते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 7 पेंटिंग्स बनाई थी और आखिरी पेंटिंग बनाने के बाद वो अपने बंद कमरे से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। कहा तो ये भी जाता है उनके पिता एक महान जादूगर थे और बचपन से ही उन्होंने अपने बेटे यानी सुब्रमण्यम को जादूगरी की शिक्षा दी थी और कुछ मंत्रों के उच्चारण से उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। लेकिन उनका ये ज्ञान व्यर्थ न जाए, इसलिए ही उन्होंने अपने आप को एक पेटी में कैद कर लिया। दीपक ये सोचने लगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि मेरा ज्ञान व्यर्थ न जाए इसलिए मैंने अपने आप को इस पेंटिंग के अंदर कैद कर लिया। बल्कि सच ये है कि मुझे अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था।
जिस वजह से मैंने एक महान ऋषि का अपमान कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने मुझे एक भयानक श्राप दिया कि जिस ज्ञान का तुझे घमंड है वही ज्ञान तेरा श्राप बन जाएगा और तू अपनी ही बनाई हुई कलाकृति में कैद हो जाएगा। उनके ऐसा कहते ही मेरा शरीर धुएं में बदल गया और मैं इस पेंटिंग में कैद हो गया। जब मैंने रो रो कर उन महर्षि से अपनी गलती की माफी मांगी तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया और उन्होंने मुझे बताया कि 21वीं सदी में एक शख्स पैदा होगा जिसका खून मुझे इस पेंटिंग से आजाद कराएगा, सुब्रमण्यम ने कहा। उस शख्स की कोई पहचान? दीपक ने सवाल किया। उसकी पहचान ये होगी कि उसके पास एक जादुई यंत्र होगा जिसका इस्तेमाल वो अपने खून से करता होगा। वैसे मुझे लगता है कि मेरी इतने वर्षों की तपस्या अब पूरी हुई, सुब्रमण्यन ने कहा। क्या मतलब? अचानक दीपक ने उससे सवाल करते हुए कहा। मतलब ये कि तुम्हारे पास भी तो एक यंत्र है और तुम अपने खून से ही इसका इस्तेमाल करते हो, यानी एक्टिवेट करते हो, सुब्रमण्यम ने दीपक को तिरछी नजर से देखते हुए कहा। दीपक ने कुछ सोचा और कहा, यानी मैं तुम्हें इस पेंटिंग से आजाद कर सकता हूं? हाँ, तुम ही हो जो मुझे इस पेंटिंग से आजाद कर सकते हो, लेकिन एक परेशानी है, सुब्रमण्यम ने चिंता जताते हुए कहा। क्या परेशानी? दीपक ने सवाल किया। बताओ न क्या परेशानी है, दीपक ने फिर से सवाल किया। परेशानी ये है कि तुम्हें अपने खून से इस पेंटिंग पर एक मंत्र लिखना होगा, सुब्रमण्यम ने कहा। तो इसमें क्या परेशानी है? दीपक ने लापरवाही से कहा। 10,000 बार मंत्र लिखना होगा, सुब्रमण्यम बोला। और उसकी ये बात सुनकर दीपक की आंखें बड़ी हो गई। क्या 10,000 बार? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे तो मेरे शरीर का सारा खून सूख जाएगा और मैं मर जाऊंगा, दीपक ने सुब्रमण्यम से कहा। क्या दीपक मदद करेगा सुब्रमण्यम की? क्या होगा जब सुब्रमण्यम पेंटिंग से आजाद होगा? क्या कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा है दीपक के जीवन पर? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नावेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। सुब्रमण्यम हुआ पेंटिंग से आजाद। सुब्रमण्यम दीपक को मनाने लगा, लेकिन दीपक उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अचानक दीपक ने उससे एक सवाल किया, एक बात बताओ, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं ही तुम्हें आजाद कर सकता हूं? दरअसल मुझे भी नहीं पता कि शायद तुम ही हो जो मुझे आजाद कर सकता है, सुब्रमण्यम ने कहा। यह सुनकर दीपक गुस्से से उस पेंटिंग में मौजूद सुब्रमण्यम को देखने लगा। मतलब यह है कि मैं 10,000 बार इस पेंटिंग पर मंत्र लिखूंगा और अगर मैं वो नहीं हुआ जो तुम्हें आजाद कर सकता है, तो मेरा खून तो जाया चला जाएगा और मेरी जान भी खतरे में आ जाएगी। नहीं भाई, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, दीपक ने ना में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन अगर तुम ही वो मसीहा हो जो मुझे आजाद कर सकता है, तो मेरे आजाद होने के बाद तुम्हारी शक्तियां 10,000 गुना बढ़ जाएगी और तुम्हारे जैसा बलशाली पूरे ब्रह्मांड में कोई न होगा, सुब्रमण्यम ने कहा। यह सुनकर दीपक पेंटिंग की तरफ हैरानी से देखने लगा। मतलब, पूरी बात समझाओ, दीपक ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा। तुम अपने खून से वो मंत्र 10,000 बार लिखोगे तो हर एक बार में तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ रही हैं, और जैसे ही तुम 10,000 मंत्र पूरे करोगे तुम्हें महसूस होगा कि तुम बलशाली बन चुके हो, लेकिन तुम्हें यह काम अपने पुराने रूप में आकर करना होगा, सुब्रमण्यम ने कहा। दीपक ये सुनकर सोच में पड़ गया। हालांकि ताकत हासिल करना सबका जुनून होता है, लेकिन इस काम में जान का खतरा भी है। लेकिन अगर मैं कामयाब रहा तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा, दीपक ने अपने मन में सोचा। ठीक है, मुझे मंजूर है, दीपक ने जवाब दिया। मुझे क्या क्या करना होगा? दीपक ने सवाल किया। तुम्हें डायसन कबीले से जो प्राचीन वस्तुएं हासिल हुई हैं उनमें से एक सोने का दिव्य कटोरा है और एक जादुई कलम है। उन दोनों चीजों सबसे पहले उसे यहां मंगवाओ, सुब्रमण्यन ने कहा। सुब्रमण्यन ने उस कटोरे और कलम की पहचान बताई और दोनों ही चीजें दीपक ने मंगवा ली। अब क्या करना है? दीपक ने सवाल किया। सबसे पहले तुम अपने पुराने रूप में आओ, सुब्रमण्यम ने कहा। दीपक ने वैसा ही किया, वो अपने पुराने रूप में आ गया। अब क्या करूं? दीपक ने सवाल किया। अब अपने बाएं हाथ की बीच की उंगली में कट लगाओ और दाहिने हाथ से मंत्र लिखना शुरू करो। ध्यान रहे उंगली कटोरे में हटनी नाहक चाहिए और न ही कलम की स्पीड रुकना चाहिए, सुब्रमण्यम ने कहा। सुब्रमण्यम ने दीपक को मंत्र के बारे में बताया। दीपक ने वैसा ही किया और पूरी रात वो मंत्र पेंटिंग पर लिखता रहा और जैसे ही 10,000 मंत्र पूरे हुए वैसे ही दीपक बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तब उसने अपने आप को अपने बिस्तर में पाया और उसके कमरे में उसकी ही उम्र का नौजवान खड़ा था और दीपक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दीपक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि कौन हो तुम? मैं सुब्रमण्यम हूँ, जिसे आपने आजाद किया है हुकुम, और आज से मैं आपका गुलाम हूँ हुकुम, मेरे कोई आ गया, सुब्रमण्यम ने कहा। दीपक अपने बिस्तर से उठा और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। जब उसने अपने कपड़े उतारे तब उसने खुद को शीशे में देखा। उसका शरीर पहले ज्यादा मजबूत लग रहा था। हालांकि वो अपने पुराने रूप में था, उसे अपने शरीर में असीम शक्ति महसूस हुई। जब वो नहाने के बाहर निकला तो सुब्रमण्यम वहां मौजूद नहीं था।
दीपक अपने कमरे से बाहर निकला और जंगल की तरफ निकल गया और वहां पहुंच गया जहां उसने शिवराज के साथ ट्रेनिंग की थी। वहां पहुंचने के बाद उसने पहाड़ों पर अपनी ताकत आजमानी चाहिए। वो हवा 20 मीटर तक कूदा और एक पंच उसने पहाड़ पर मारा, वो पूरा पहाड़ कई हजार टुकड़ों में बंट गया। ये देखकर दीपक हैरान हो गया, उसका पुराना रूप बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और हैरानी इस बात की भी थी कि वो 20 मीटर तक बहुत ही आसानी से जंप लगा सकता था। हालांकि उसकी ट्रेनिंग के दौरान भी उसने इतनी बड़ी जंप नहीं लगाई थी। और वो हमेशा अपने नए रूप में ही ट्रेनिंग करता था, बल्कि आज वो अपने पुराने रूप में ही मौजूद था। उसने दौड़ना शुरू किया तो वो हवा से भी तेज दौड़ने लगा। वो दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे थकान बिल्कुल नहीं हुई थी, जबकि जब वो ट्रेनिंग करता था तब वो बुरी तरह से थक जाता था। दीपक एक पहाड़ की चोटी पर बैठ गया और पूरे कबीले को देखने लगा। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो कॉलेज में पढ़ता था। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके रूप को देखकर भद्दे भद्दे कमेंट करते थे। दीपक हर चीज बर्दाश्त करता था। किस तरह से उसके सौतेले भाई ने उनकी पिटाई की थी, और कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे उसकी ही जायदाद से बेदखल कर दिया, और वो कुछ न कर सका। आखिर वो क्या कर सकता था? ये दुनिया है ही ऐसी, ताकतवर के सामने घुटने टेकती है और कमजोर को दबाती है। दीपक वो सब याद आ रहा था कि किस तरह से इस दुनिया में आया और कैसे उसने अपने से दोगुने इंसान को चुटकियों में हरा दिया था। और कैसे वो इस दुनिया के लोगों की नजरों में हीरो बन गया था। कैसे एक दिन उसे नैना बहुत ही प्यार से देख रही थी। उसे याद आया अपने कॉलेज का वो दिन जब उसने अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की तृप्ति अग्रवाल को प्रपोज किया था। फ्लैशबैक। यार मनोज, मैं तृप्ति को स्कूल टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं वो मना न कर दे, दीपक ने अपने दोस्त मनोज से कहा। अगर वो मना कर देती है तो ये उसकी अपनी मर्जी है, हम किसी पर दबाव नहीं डाला सकते कि वो हमसे प्यार करे, मनोज ने दीपक से कहा। दरअसल तृप्ति और दीपक एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दीपक तृप्ति को पसंद करता था और दोनों साथ में स्कूल आते और स्कूल से घर वापस जाते थे। तृप्ति स्कूल की टॉपर थी और दीपक स्कूल में सिर्फ पास होने लायक मार्क्स ही लाता था। जब वो दोनों 10th क्लास में थे तब तृप्ति ने स्कूल से अपना नाम कटवा लिया था और वो स्कूल छोड़ के दूसरे शहर चली गई थी। दीपक को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसने एक बार भी उसे नहीं बताया कि वो स्कूल छोड़कर जा रही है। 2 साल बाद जब दीपक ने कॉलेज में एडमिशन लिया तब तृप्ति भी उसी कॉलेज में मौजूद थी। उसे देखकर दीपक बहुत खुश हुआ था। तृप्ति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, एकदम मॉडर्न लुक में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दीपक ने उसे देखा था तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। एक बार उसने तृप्ति से बात करने की कोशिश करी, लेकिन तृप्ति ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो अपनी अमीर सहेलियों के साथ चली गई। एक काम कर, अगले हफ्ते वैलेंटाइंस वीक है, तो उसे प्रपोज कर, अगर वो मान जाती है तो अच्छी बात है, और वैसे भी वो तेरी स्कूल फ्रेंड है, मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। दीपक ने वैसा ही किया। वो वैलेंटाइंस डे वाले दिन एक फूलों का बक्के खरीद कर ले गया और उसने तृप्ति को प्रपोज कर भी दिया। लेकिन क्या कबूल करेगी तृप्ति दीपक के प्यार को? क्या होगा अगर तृप्ति ने मना कर दिया? अब अपनी नई शक्तियों का किस तरह से इस्तेमाल करेगा दीपक? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नावेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। दीपक आया अपनी दुनिया में वापस। दीपक ने तृप्ति को प्रपोज कर दिया, लेकिन तृप्ति ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और दीपक के हाथ से बुक्के ले लिया। पहले उसने बुक्के को देखा और फिर उसके बाद उसने ऊपर से नीचे तक दीपक को देखा और फिर अपनी सहेलियों की तरफ देखा। अचानक वो सब एकदम हंस पड़ी और तृप्ति ने वो बुक्के दीपक के मुंह पर मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? अपनी औकात देखी है तूने? कहाँ तू और कहाँ मैं? मोटा पेट, भद्दी शक्ल, काला रंग, ऐसा लगता है तू इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा है। तृप्ति की ये बातें सुनकर दीपक के आंसू निकल आए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसके साथ एक ही टिफिन में खाना खाती थी, उसके साथ स्कूल जाती और घर वापस आती थी, उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। इतने में वहां पर कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन शरद आ गया। तृप्ति उसे वहां देखकर बहुत खुश हुई। दीपक ने तृप्ति को शरद को देखते हुए देख लिया और तृप्ति की नजर में दीपक को शरद के लिए प्यार नजर आने लगा। आखिर वो शरद सिंघानिया जो था, उषा सिंघानिया का भाई और देवदत्त सिंघानिया का बेटा, और इस पूरे कॉलेज का मालिक। शरद पूरे कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर था। उसकी बॉडी बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी मस्क्यूलर थी और बॉक्सिंग में उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। शरद भी तृप्ति को पसंद करता था और ये देखकर वो तृप्ति के पास आया। क्या हुआ तृप्ति, तुम्हें ये जानवर परेशान तो नहीं कर रहा? शरद ने दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तृप्ति ने कहा, शरद ये मुझे प्रपोज कर रहा है और चाहता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। ये सुनकर वहां मौजूद शरद के तमाम दोस्त और तृप्ति की सहेलियां जोर जोर से हंसने लगे। चल ठीक है, तू तृप्ति को पसंद करता है, मैं तुझे एक मौका दे सकता हूं, शरद ने दीपक ने कहा।
तू मेरे साथ में रिंग में एक फाइट लड़, तुझे बस ये करना है, तुझे मेरे चेहरे पर 10 पंच मारने हैं। शर्त ये है कि तेरे 10 में से एक भी पंच में अगर मैं नीचे गिर गया तो तू ये मैच जीत जाएगा, और मैं नहीं गिरा तो तू मेरे से पंच खाने के लिए तैयार रहना, और मैं तेरे सिर्फ एक ही पंच मारूंगा, और अगर तू मेरे पंच ने न गिरा तो भी तू जीत जाएगा, और तृप्ति हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी, और मैं तेरे सामने कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन अगर मेरे एक पंच में तू नीचे गिरा तो तू हार जाएगा, और जिंदगी भर तू तृप्ति के सामने भी नहीं आएगा। बोल मंजूर है, ये कहकर वे दीपक के बोलने का इंतजार करने लगा। दीपक ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। दोनों रिंग के बीच में आ गए, और पहला मौका दीपक का था। दीपक ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और तैयार हो गया शरद के चेहरे पर पंच करने के लिए। पहला पंच, दूसरा पंच, तीसरा, चौथा, ऐसा करते करते दीपक ने शरद के चेहरे पर 10 पंच मार दिए, लेकिन शरद अपनी जगह से हिला तक नहीं। दीपक ने तो ये सोचा था कि 10 पंच में से एक पंच तो शरद को ठीक से लगेगा, और वो जीत जाएगा, फिर तृप्ति उसकी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बारी शरद की थी, और जैसे ही शरद ने दीपक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा, और एक ही पंच में दीपक रिंग से बाहर आकर गिर गया। तृप्ति उसके सामने आई और नीचे झुककर उसने दीपक से कहा, अब आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना, और दफा हो जाओ इस कॉलेज से। नहीं तृप्ति, हमें इसे इस कॉलेज से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो एक जोकर चाहिए जिससे हम मजा लूट सके, शरद ने कहा। उसके बाद से ही दीपक की रैगिंग शुरू हो गई थी। कमजोर होते ही हैं ताकतवर के हाथों की कठपुतलियां बनने के लिए, जब तक मन करे उनसे खेलो, और जब मन भर जाए तो उन्हें तोड़ दो, यही दुनिया का नियम है, शरद ने सबके सामने ये बात कही। फ्लैशबैक समाप्त। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दीपक ने कहा, अब वक्त आ चुका है अपनी हर एक बेइज्जती का बदला लेने का। अब वक्त आ चुका है उन लोगों को सबक सिखाने का जिन्होंने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। अब वक्त आ चुका है उन ताकतवर लोगों को उनकी औकात दिखाने का जो कमजोरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ये कहते हुए दीपक जोर से चिल्लाया और पहाड़ पर से छलांग लगा दी। दीपक अपने कबीले के महल में वापस आया और उसने शिवराज से मुलाकात की। हुकुम, आपने मुझे याद किया, शिवराज ने दीपक के सामने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा, दीपक से शिवराज से सवाल किया। हुकुम, हमारे कबीले के छोर पे एक कुआं है जो दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। आपको बस ये करना है कि आप उस कुएं में कूद जाइए, आप अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएंगे, शिवराज ने कहा। और अगर मुझे वापस यहां आना हो तो मैं कैसे वापस आऊंगा, दीपक ने सवाल किया। आप जिस रास्ते से वहां यानी अपनी दुनिया में पहुंचे हैं उसी रास्ते से वापस आ सकते हैं, शिवराज ने जवाब दिया। तो ठीक है, मुझे उस कुएं का रास्ता बताओ, मैं जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं, दीपक ने आज्ञा दी। जी हुकुम, शिवराज ने हल्का सा झुकते हुए कहा। दीपक अपने कमरे में आया, उसे अपने कमरे में सुब्रमण्यम दिखाई दिया। कहाँ थे तुम, कहाँ गायब हो गए थे, दीपक ने सुब्रमण्यम से सवाल करते हुए कहा। हुकुम, मैं तो यही था, आपके कमरे में ही, बस आपको नजर नहीं आया, सुब्रमण्यम ने कहा। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, दीपक ने कहा। हुकुम, मैं उस अंगूठी के अंदर था, सुब्रमण्यम ने एक स्टूल पर रखी हुई अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मतलब, दीपक ने सवालिया नजरों से सुब्रमण्यम की तरफ देखते हुए कहा। मतलब ये कि अब ये अंगूठी ही मेरा घर है, मैं एक पेंटिंग से बाहर तो आ गया, लेकिन इस अंगूठी में कैद हो गया, अब ये आपकी है और मैं भी आप ही का सेवक हूं, सुब्रमण्यम ने कहा। दीपक ने उस अंगूठी को उठाया और अपनी उंगली में पहन लिया। अब जल्दी करो, इस अंगूठी के अंदर आ जाओ, हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है। ये सुनते ही सुब्रमण्यम उस अंगूठी में समा गया। दीपक ने शिवराज से कहा, शिवराज जी, आप ये बताइए कि हमारे कबीले के कुछ लोग क्या मेरी दुनिया में मौजूद हैं? दीपक ने सवाल किया। जी हुकुम, वहां की सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी हमारे लिए ही काम करते हैं, और ये कहते हुए अपनी जेब से एक बैंक का डेबिट कार्ड निकालकर उसने दीपक के सामने पेश कर दिया। हुकुम, इसमें कुछ रुपये हैं जो आपके काम आएंगे, इसे स्वीकार करें, शिवराज ने दीपक से कहा। दीपक ने वो कार्ड लिया और शिवराज के साथ कुएं के पास आ गया। दीपक ने कुएं में जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही एक बवंडर बना और दीपक दूसरे कुएं के मुंह से बाहर निकल आया। वो अपनी दुनिया में वापस आ चुका था। क्या होगा अब? क्या दीपक ले पाएगा अपनी बेइज्जती का बदला? क्या होगा जब उसके कॉलेज के लोग उससे मिलेंगे? क्या होगा जब उसकी मुलाकात तृप्ति से होगी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नावेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14, घर वापसी। दीपक अपनी दुनिया में वापस आ चुका था, और जिस कुएं से वो बाहर आया था, वो एक घने जंगल के बीचों बीच मौजूद थी। उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था, क्योंकि उसे अपने सौतेले बाप और सौतेले भाई से हिसाब जो लेना था। उसने दौड़ना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में वो जंगल पार कर गया और हाईवे पर आ गया। वहां से वो पैदल अपने घर पहुंचा।
वहां पहुंचकर उसे वो दिन याद आ गया जब उसे उसके सौतेले भाई ने मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। उसके सौतेले भाई ने उसे उसकी ही जायदाद से बाहर निकाल दिया। हालांकि अब उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो तो इतना अमीर था कि वो पूरे देश की सरकार को खरीद सकता था और एक रात में उसका तख्ता भी पलट सकता था। लेकिन जो उसके सौतेले बाप ने उससे छीना था वो उसके बाप की खून पसीने की कमाई थी, और दिन रात एक करके उसके पिता ने ये जायदाद इकट्ठा की थी, जिसे वो किसी भी हाल में हासिल करके रहेगा। दीपक ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। कौन हो? उस औरत ने सवाल किया। मुझे मिस्टर सुधाकर से मिलना है, दीपक ने उस औरत की आंखों में देखते हुए कहा, हालांकि ये बात बोलते हुए उसके सीने के अंदर आग धधक रही थी। क्या काम है मुझे बताओ, मैं उनकी पत्नी हूं, वो औरत बहुत ही शराफत से बोली। ये सुनकर दीपक चौंक गया। नहीं, मुझे उनसे ही काम है। वो तो अभी फैक्ट्री गए हैं, उस औरत ने कहा। ये सुनकर दीपक फैक्ट्री की तरफ निकल गया। उधर फैक्ट्री में सुधाकर और शहर का नामी गुंडा काला भाई बैठा है। काला भाई पिछले 20 सालों से गुंडागर्दी के फील्ड में है। पूरे शहर में बड़े से बड़ा गुंडा भी काला भाई को सलाम करता है। 6 फीट हाइट, 100 किलो वजन, चेहरे पर चाकू का निशान, पठानी सूट में किसी कातिल से कम नहीं लगता। और ये बात सच भी है, बहुत सारे कत्ल कर चुका है वो, और उसके साथ उसके 20 से 25 गुर्गे। काला भाई, आप मुझे ये प्रोजेक्ट दिलवा दो, मैं आपको मुनाफे में से 25% दूंगा, सुधाकर ने कहा। नहीं, मुनाफे का आधा हिस्सा मेरा होगा, और साथ में ये फैक्ट्री भी मुझे चाहिए, क्योंकि तुझे प्रोजेक्ट मेरी वजह से मिलेगा, काला भाई बोला। किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और न ही कोई इस फैक्ट्री में नजर आएगा, एक जोरदार आवाज गूंजी। सब लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। वहां एक 23 साल का लड़का था जो फैक्ट्री से अंदर आ रहा था। दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुधाकर बोला। सुधाकर दीपक को देखकर बहुत हैरान था। पूरे 2 साल के बाद दीपक को देखा था, वो पूरी तरह से बदल गया था। ये बच्चा कौन है? काला भाई ने सुधाकर से पूछा। ये कोई नहीं है, बस धरती पर बोझ है ये, जीते जी अपने माँ बाप को खा गया, अब मुझे और मेरे बेटे को खाने आया है। काला भाई ने अपने हाथ से इशारा किया और उसके गुर्गे दीपक से लड़ने के लिए उसके सामने आ गए। सुधाकर ये देखकर बहुत खुश हुआ कि आज उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साफ हो जाएगा। लेकिन सुधाकर गलत था। दीपक ने चुटकी बजाते ही उन सारे गुर्गों की चटनी बना दी। काला भाई ने जैसे ही ये सब देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया और दीपक को मारने के लिए उसके सामने आ गया। दीपक ने एक ही पंच में काला भाई को दिन में तारे दिखा दिए। फिर दीपक ने काला भाई को एक जोरदार लात मारी, जिससे काला भाई उड़कर 30 मीटर दूर जाकर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। सुधाकर ने जैसे ही ये सब देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया और डर के मारे उसकी आवाज उसके हलक में ही दब गई। दीपक ने घूमकर सुधाकर की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुधाकर डर पीछे हटने लगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, तुझे मैं 10 दिन का टाइम देता हूं, मेरी सारी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए, और इन 10 दिनों को तू बहुत सीरियस लेना, क्योंकि अगर तूने मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो 10 दिन पूरे होने के बाद मैं तुझे और तेरे बेटे को मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर तो सुधाकर का खून ही सूख गया और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। दीपक वहां से चला गया। कुछ देर बाद सुधाकर का बेटा लकी वहां आया और वहां की हालत देखकर अपने पिता से बोला, पापा क्या हुआ? ये सब कौन करके गया है, और आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? लकी ने तेज आवाज में अपने पिता से पूछा। चारों तरफ कूटे पिटे लोगों को देखकर लकी बहुत घबरा गया था, और जब उसकी नजर एक तरफ पड़े काला भाई की तरफ गई तो एकाएक वो चौंक गया। उसके दिमाग में आया कि हो न हो कोई बहुत ही ताकतवर इंसान इस फैक्ट्री की हालत खराब करके गया है, जिसे शायद काला भाई ने ऑफेंड किया है, जो काला भाई से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन काला भाई से ज्यादा ताकतवर आखिर इस शहर में कौन हो सकता है? लकी ने सोचते हुए कहा। पापा, ये सब कौन करके गया है? दीपक ने अपने पिता के कंधे को हाथ से हिलाते हुए कहा। सुधाकर जैसे नींद से जागा हो, वो वापस आ गया। सुधाकर ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। कौन वापस आ गया? बताइए पापा, कौन वापस आ गया? लकी ने जोर देकर सवाल किया। दीपक। दीपक वापस आ गया, सुधाकर बोला। कौन दीपक? लकी ने सवाल करते हुए कहा। सुधाकर उसे देखने लगा। अचानक लकी को याद आया, दीपक, वो यहाँ क्या करने आया है? उसे तो हमने जायदाद से अलग कर दिया है, लकी ने कहा। वो अपनी जायदाद ही लेने आया है। उसने मुझे 10 दिनों का टाइम दिया है। अगर मैंने उसकी पूरी जायदाद उसे वापस न किया तो वो हम दोनों को मार देगा, वो धमकी देकर गया है। उसकी इतनी हिम्मत, उस दिन वाली मार भूल गया जब मैंने उसकी खूब पिटाई की थी, और आज भी मैं उसका भरता बना दूंगा, उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो याद करेगा। नहीं बेटा, तुम अभी चुप रहो, वो बहुत ताकतवर हो चुका है। देखो, उसने काला भाई और उनके आदमियों का क्या हाल किया है। कौन था ये जो तूफान की तरह आया और हमारी हालत बिगड़ कर चला गया? काला भाई जोर से चिल्लाया।
सुधाकर और लकी दोनों ही काला भाई को सहारा देने के लिए उनके पास गए। छोड़ो मुझे, काला भाई चिल्लाया। ये साला कमीना कौन था? काला भाई ने फिर से सवाल किया। काला भाई, ये दीपक है, मेरा सौतेला बेटा। 2 साल पहले मैंने इसकी माँ से इसकी जायदाद अपने और अपने बेटे के नाम करवा ली थी और उसे जान से मार दिया था। हालांकि उसे ये तो नहीं कि उसकी माँ की हत्या मैंने ही की है, लेकिन उसकी जायदाद मैंने उससे छीनी है, ये तो उसे मालूम है। दूसरी तरफ कॉलेज में बॉक्सिंग मैच चल रहा है, जिसमें एक तरफ शरद और दूसरी तरफ विक्की मौजूद हैं। दोनों ही एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। खेल की शुरुआत विक्की करता है। पहला पंच शरद के मुंह पर और शरद कुछ कदम पीछे। विक्की का पंच बिजली की तेजी से शरद के मुंह पर पड़ा था, लेकिन शरद भी कुछ कम नहीं था। शरद ने भी पूरी ताकत से विक्की पर पंच बरसाना शुरू कर दिए। विक्की कुछ पंचेस तो डॉज करता रहा, लेकिन एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ा और वो एक पंच में ही नॉकआउट हो गया। चारों तरफ शोर मचने लगा। तृप्ति भी जोर जोर से चिल्ला रही है, शरद शरद शरद। ये मैच जीत चुका था। इतने में हाल के गेट से एक जोरदार आवाज आई, कमजोरों पर क्या अपनी ताकत आजमाता है? अगर असली मर्द है तो मुझसे मुकाबला कर। सब लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। कौन था वो जिसने शरद को चैलेंज किया था? और क्यों वो शरद से फाइट करना चाहता है? क्या दीपक का सौतेला बाप उसकी जायदाद वापस करेगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नावेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15। दीपक और शरद का मुकाबला। एक जोरदार आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। शरद रिंग के अंदर ही खड़ा था और वो शख्स जिसने शरद को चैलेंज किया रिंग की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो रिंग के अंदर चला गया और शरद के सामने आकर उससे बोला, बहुत बड़ा बॉक्सर समझता है अपने आप को, आज मैं ये तेरा घमंड तोड़ दूंगा। तू जानता नहीं है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अपनी हार मानकर और मुझसे माफी मांगकर यहां से चला जा, वरना तू बेमौत मारा जाएगा, शरद ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माफी और तुझसे भीख मांगेगा तू मुझसे अपनी जान की? तो फिर आ देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तेरी चटनी बना दूंगा, शरद गुस्से से बोला। लड़ने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, वो आदमी बोला। क्या शर्तें हैं तेरी? मैं तुझे 10 मौके देता हूं, यानी अगर 10 में से तू मेरे एक भी पंच मार पाया तो मैं हार जाऊंगा। और तू मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, यानी मुझे जान से भी मार सकता है। लेकिन अगर तू नाकाम रहा तो मेरी बारी आएगी और मैं तेरे सिर्फ एक पंच मारूंगा। और अगर तू मेरे उस पंच से बच गया तो तू जीत जाएगा और न बच पाया तो मैं जीत जाऊंगा। और मेरी अगली शर्त यह है कि मेरे जीतने के बाद मैं तेरी गर्लफ्रेंड को सबके सामने किस करूंगा। बोल मंजूर है? अगर तुझे शर्त मंजूर नहीं है तो ठीक है, मैं चला जाता हूं और मैं समझूंगा कि मैंने एक डरपोक को लड़ाई के लिए ललकारा था, वो आदमी शरद से बोला। ये सुनकर शरद गुस्से में आग बबूला हो गया और वो उस आदमी को जान से मार देना चाहता था। मुझे मंजूर है, शरद ने गुस्से से कहा। दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। उसे मार दो शरद, उसे छोड़ना नहीं, उसका मुंह तोड़ दो, ऐसी ही आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। शरद ने पंच चलाना शुरू किए, लेकिन एक भी पंच शरद उस आदमी के न मार पाया। पहला पंच, दूसरा पंच, तीसरा, चौथा और ऐसा करते करते 10 पंच पूरे हो गए, लेकिन एक पंच भी उस आदमी को न लगा। क्या हुआ बॉक्सर, तू तो एकदम फिसड्डी निकला। अब मेरी बारी है, वो आदमी बोला। और जैसे ही उस आदमी ने अपनी पोजीशन बनाई और शरद के सामने वो आदमी बिजली की रफ्तार से आया और एक पंच शरद के मुंह पर पड़ा और शरद कूदकर रिंग से बाहर जा गिरा और बेहोश हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शरद ने तृप्ति की तरफ देखा और उसे रिंग में बुलाया। ये सुनकर तृप्ति कांप गई। आज तक उसने शरद को भी अपने करीब नहीं आने दिया था और वो ये सब शादी के बाद करना चाहती थी। तृप्ति डरते डरते रिंग के अंदर आई। उस आदमी एक हाथ से तृप्ति के बालों को पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया। और जैसे ही तृप्ति ने उस आदमी को देखा वो एकदम शॉक्ड हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि दीपक था। दीपक ने उसे अपने करीब लाते हुए कहा, तेरे जैसी एरी गैरी चीज को मैं मुंह नहीं लगाता। और ये कहकर उसने तृप्ति को झटककर खुद से दूर कर दिया। सारा कॉलेज दीपक को वहां देखकर हैरान था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दीपक इन 2 सालों में इतना बदल जाएगा। पहले से ज्यादा स्लिम, फिट एंड हैंडसम लग रहा था वो। जो पहले किसी को पलटकर मार मार भी नहीं पाता था, वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि शरद जैसे चैंपियन को एक घुसे में चित कर दे। दीपक ने एक पैनी नजर सबकी तरफ उठाई और वहां से बाहर निकल गया। तृप्ति वही रिंग में खड़ी होकर दीपक को वहां से जाते हुए देखने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीपक ने सोचा शिवराज ने उसे डेबिट कार्ड दिया था, अब पैसे निकालने का टाइम है। उसके पास रॉयल बैंक का कार्ड था। वो जब रॉयल बैंक के गेट पर पहुंचा और बैंक के अंदर एंटर हुआ और एक काउंटर पर चला गया, वहां की एम्प्लॉई एक फीमेल स्टाफ थी। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे कुछ जानकारी चाहिए, दीपक ने कहा। उस लड़की ने दीपक को ऊपर से नीचे तक देखा। कहिए सर, आपको क्या जानना है? उस लड़की ने कहा।
दीपक ने अपना डेबिट कार्ड उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि इस अकाउंट में कितना पैसा है, दीपक ने कहा। उस लड़की ने डेबिट कार्ड अपने हाथ में लिया। उस कार्ड पर कोई नाम नहीं लिखा था और एक खास तरह का सिंबल बना हुआ था। उस लड़की को कुछ अजीब लगा। हालांकि वो कार्ड था उसी बैंक का, लेकिन उस लड़की ने पहले कभी ये कार्ड देखा नहीं था। उस लड़की को बैंक में जॉब करते हुए 2 महीने ही हुए थे। उस लड़की ने कंप्यूटर पर कार्ड की डिटेल निकाल ली। अकाउंट बैलेंस देखते ही उस लड़की के होश उड़ गए। सर, अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें पूरा करना जरूरी है, ये कहकर वो मैनेजर के रूम की तरफ तेजी से निकल गई। रूम में एंटर होते ही, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, विदाउट परमिशन मेरे रूम में एंटर कैसे हुई, तुम्हें जॉब। वो मैनेजर आगे कुछ बोलता, इससे पहले वो लड़की बोल पड़ी, सर हमारे बैंक एक बंदा आया है, वो ये कार्ड लेकर आया है और बोल रहा है कि इस अकाउंट में कितना पैसा है, मुझे लगता है कि वो कोई चोर है। वो लड़की मैनेजर को कार्ड दिखाते हुए बोली। मैनेजर ने जब कार्ड देखा तो उसके होश उड़ गए। ये एक रॉयल कार्ड था, जो बैंक के ऐसे कस्टमर के लिए बनाया गया था जिनके अकाउंट में 1000 करोड़ से ज्यादा हो। सर, मुझे लगता है कि उस लड़के ने किसी का कार्ड चुराया है, इसमें 1800 करोड़ रुपए हैं। ये सुनकर उस मैनेजर को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि कार्ड की वैल्यू क्या है। वो मैनेजर कार्ड लेकर दीपक के पास आया। सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उस मैनेजर ने दीपक से सवाल किया। दीपक ने उस मैनेजर को देखा और उसकी शक्ल देखकर पहचान गया कि वो जुंगा कबीले के सभा मेंबर में से एक है। उसने दीपक को उनके नए रूप में देखा था, इसलिए वो दीपक को पहचान न सका। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, क्या हम आपके रूम में बात कर सकते हैं? वो मैनेजर अंदर से थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि उसे उस लड़की की बात कुछ सच लग रही थी। शायद ये लड़का वाकई कार्ड चोरी करके लाया है और अब शायद ये मुझे उस अकाउंट के पैसों में से कुछ पैसे ऑर्डर करेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कोई भी मेरे कबीले का पैसा नहीं चुरा सकता। वो मैनेजर एकदम जोर से चिल्लाया, आपके पास ये कार्ड कहां से आया? ये कार्ड मेरा ही है, बल्कि मुझे किसी ने दिया है, दीपक ने कहा। किसने दिया है ये कार्ड? तुम जानते भी हो कि इस कार्ड में कितने पैसे हैं? तुम सोच भी नहीं सकते, तुमने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा इतना पैसा। वो मैनेजर आंखें बड़ी करके बोला। मैं जानता हूं तुमने ये कार्ड चुराया है, वो मैनेजर दीपक पर इल्जाम लगाते हुए बोला। आप रूम में चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, दीपक ने कहा। दिखाना बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वो मैनेजर और कुछ कहता, इतने में दीपक उस मैनेजर का हाथ पकड़ के उसके रूम में ले गया और अंदर से रूम बंद कर लिया। वो लड़की एकदम घबरा गई और गार्ड्स को बुलाने लगी। मैनेजर के रूम के बाहर 10 से 12 गार्ड्स आ गए। तभी रूम का दरवाजा खुला और वो मैनेजर दीपक के साथ बाहर गया। सर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बैंक में आए। अब क्या होगा? क्या दीपक जान पाएगा कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है? क्या होगा जब उस मैनेजर को पता चलेगा दीपक के बारे में? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नावेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16, कार का टॉप मॉडल। दीपक और वो बैंक मैनेजर रूम से बाहर आए। सर, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारी बैंक के रॉयल कस्टमर हैं। ये देखकर वो लड़की, जिसका नाम नीलम था, एकदम शॉक्ड हो गई। दीपक के हाथ में एक बैग था और वो बैग लेकर बैंक से बाहर चला गया। नीलम ये सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो जायसवाल सर बहुत ही गुस्सा थे, लेकिन जैसे ही रूम से बाहर आए एकदम उस लड़के से प्यार से बात करने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ अंदर? नीलम सोचने लगी। दरअसल दीपक जब मैनेजर जायसवाल को पकड़कर उनके रूम में ले गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, तब उसने अपना रूप बदलकर मैनेजर को दिखाया। मैनेजर जायसवाल ये देखकर बहुत खुश हुए कि उनके कबीले के सरदार उनके बैंक में पधारे हैं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बोला, हुकुम जिंदाबाद। दीपक ने उसे रोका और अपने पुराने रूप में वापस आया। यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यहाँ सब मेरे पुराने रूप को ही पहचानते हैं, दीपक ने मैनेजर जायसवाल से कहा। जी हुकुम, मैनेजर जायसवाल ने कहा। और आप मुझे यहाँ पर हुकुम न कहें, मेरा नाम दीपक है, समझ गए, दीपक ने हुकुम देते हुए कहा। एक बात बताओ, मेरे इस अकाउंट में कितना पैसा है? दीपक ने फिर से सवाल किया। सर, इसमें 1800 करोड़ रुपए हैं। ये सुनकर दीपक की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगा कि जब शिवराज ने उसे रॉयल बैंक का डेबिट कार्ड दिया था तब उसने कहा था कि इसमें थोड़े से रुपये हैं जो आपके काम आएंगे। अगर ये थोड़े से रुपये हैं तो इसका मतलब है कि जुंगा कबीला दुनिया का सबसे ताकतवर कबीला है। दीपक ने मैनेजर जायसवाल से अपने अकाउंट से 5 करोड़ रुपये निकलवा लिए। दीपक सबसे पहले BMW के शोरूम पहुंचा। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर? वहां पर एक सेल्स गर्ल ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। मुझे एक कार चाहिए, दीपक ने कहा। सर, किस टाइप की कार लेना पसंद करेंगे आप? उस लड़की ने कार का कैटेलॉग दिखाते हुए कहा।
मुझे ये सब नहीं देखना है, बस आपके पास अगर कोई धन की कार है तो बताइए, दीपक ने कहा। उसकी नजर एक कार पर गई। ये BMW का टॉप मॉडल था। सर ये बहुत कॉस्टली कार है, वो लड़की दीपक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, क्योंकि दीपक ने बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहन रखे थी और उसकी नजर उस वक्त कार पर ही थी। जाहिर है उस लड़की के कहने का साफ मतलब था कि तुम गरीब हो और ये कार तुम जैसा लोअर मिडिल क्लास इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। दीपक ने उस लड़की की तरफ देखा। हाँ तो क्या हुआ कि ये कार कॉस्टली है, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, आप बस इसकी कीमत बताइए। वो लड़की इस कार की कीमत बताती इससे पहले ही, इस कार को खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है, एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक 25 साल का लड़का देखने में किसी अमीर बाप की औलाद लग रहा था। उसने बहुत ही महंगा सूट पहन रखा था और उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की थी। ये कार तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं बल्कि मेरे जैसे रिच फैमिली के बंदों के लिए बनी है, वो लड़का दीपक की तरफ देखते हुए बोला। ये था ध्रुव भल्ला, भल्ला परिवार का छोटा बेटा। भल्ला परिवार भी दिल्ली के अमीर परिवारों में से एक था और उनका अपना परिवार फार्मा के बिजनेस में था। दीपक ने जैस ध्रुव के मुंह से ये सन सुना तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर गया। मैंने आपसे इसकी कीमत के बारे में पूछा लेकिन आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, दीपक ने उस सल्स गर्ल की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन उस लड़की का ध्यान ध्रुव भल्ला पर ही था। वो लड़की दीपक को गरीब समझ रही थी। ये लो मिस मेरा कार्ड, और आप इसी कार की पेमेंट कर लीजिए, ध्रुव ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। यस सर, वो लड़की डेबिट कार्ड को हाथ में लेते हुए बोली। और वो डेबिट कार्ड को मशीन के पास ले गई, जहां वो उस डेबिट कार्ड को स्वाइप करती। कुछ देर बाद वो लड़की कार्ड वापस लेकर आई। सर आपका ये कार्ड काम नहीं कर रहा है, मैंने बार बार कोशिश की, वो लड़की बोली। क्या क्या मतलब है आपका कि ये कार्ड काम नहीं कर रहा है? आपने सही से चेक किया? ध्रुव उस लड़की से बोला। सर मैंने ठीक से ही चेक किया है। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाने लगा। हेलो भैया, क्या आपने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया है? ध्रुव ने फोन पर बात करते हुए कहा। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फोन की दूसरी तरफ से ध्रुव का भाई बोला। तो मेरे कार्ड से पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ध्रुव ने अपने भाई से कहा, रुक मैं चेक करके बताता हूँ। उसने थोड़ी देर बाद बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुम्हारी एक हफ्ते की लिमिट पूरी हो चुकी है, ये कहकर फोन काट दिया। अगर मैं ये कार कल खरीद लूं तो चलेगा? ध्रुव ने उस लड़की से कहा। वो लड़की कुछ कहती इससे पहले किसी के हंसने की आवाज आई। दीपक जोर जोर से हंस रहा था, ये देखकर ध्रुव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस तरह से हंसने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जैसे फटीचर। ध्रुव कुछ कहता इससे पहले दीपक ने अपना कार्ड निकाल के उस लड़की के हाथ में रख दिया। आप इस कार्ड से पेमेंट कर लीजिए और ये कार अब मेरी है। ये देखकर अब ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। क्या मजाक है? मेरे जैसे अमीर इंसान के कार्ड से पेमेंट नहीं हुआ, शायद ये कार मेरे कार्ड की लिमिट से ज्यादा महंगी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे मिडिल क्लास फटीचर के पास इतना पैसा है कि तुम ये कार खरीद सको? ये कहकर ध्रुव और जोर से हंसने लगा। दीपक ने उसकी बातों लार ध्यान नहीं दिया, बस उस लड़की से कहा, प्लीज मैम मैं बहुत जल्दी में हूँ, जो भी कार की कीमत है वो इस कार्ड से ले लें। अगर तुम्हारे कार्ड से पेमेंट हो गया तो मैं पूरे 3 महीने तक तुम्हें बॉस कहकर बुलाऊंगा और तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, ध्रुव ने झुंझलाकर कहा। ये सुनकर वो लड़की भी कार्ड लेकर स्वाइप मशीन के पास चली गई। सर पेमेंट हो चुका है, ये लीजिए आपका कार्ड, वो लड़की दीपक की तरफ कार्ड बढ़ाते हुए बोली, कुछ पेपर वर्क कर लें। ये क्या, कैसे? इस कार की कीमत कितनी है? ध्रुव ने कहा उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। सर ये कार 90,90,000 की है। ये सुनकर ध्रुव के तोते उड़ गए, क्योंकि उसके कार्ड की लिमिट तो एक हफ्ते की सिर्फ 50 लाख की थी और 20 लाख वो पहले ही खर्च कर चुका है। मैं इस मामूली से दिखने वाले आदमी से हार नहीं सकता। अब क्या होगा? ध्रुव क्या करेगा? क्या दीपक से 3 महीने तक बॉस कहेगा, या फिर वो दीपक को सबक सिखाएगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नावेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। कॉलेज में वापसी। ध्रुव के तन बदन में आग लग चुकी थी। वो ये सोच रहा था कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का 90 लाख की कार कैसे खरीद सकता है। दीपक ने शोरूम में कार को स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। ये देखकर ध्रुव गुस्से में आग बबूला हो गया। बेबी मैं घर जा रही हूँ, मेरे घर से बार बार फोन आ रहा है, ध्रुव के साथ वाली लड़की ने कहा। इस लड़की का नाम सुप्रिया बंसल है और ये ध्रुव की गर्लफ्रेंड है। जब वो पहली बार ध्रुव से मिली थी तब उसे वो किसी सपने का राजकुमार लगा था, लेकिन आज किसी ने उसे कचरे की तरफ फेंक दिया। पहली बार उसने किसी ऐसे को देखा जिसने ध्रुव जैसे को हरा दिया हो, उसे दीपक जाना पहचाना लग रहा था। सुप्रिया शोरूम से बाहर आई और टैक्सी से अपने घर जाने लगी। पूरे रास्ते वो ये सोच रही थी कि उसने उस लड़के को कहाँ देखा है।
बहुत सोचने के बाद भी उसे याद नहीं आया। दीपक शोरूम से निकलकर सीधे अपने कॉलेज के गेट के बाहर आकर रुका। उसने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और बैग लेकर वो कॉलेज के अंदर एंटर हो गया। वो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगा, तभी उसकी नजर कैंपस के एक साइड में बैठी हुई तृप्ति पर पड़ी। अचानक तृप्ति भी उसे देखने लगी। तृप्ति उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन दीपक ने उसे इग्नोर कर दिया। ये देखकर तृप्ति का मन उदास हो गया। उसे याद आने लगा जब दीपक ने उसे प्रपोज किया था, तब उसने और उसके साथियों ने मिलकर कैसे उसका मजाक उड़ाया था। वो अपनी उस हरकत पर पछताने लगी और उसकी आंखों में हल्के से आंसू छलक आए। दीपक प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा था। प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खुला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने दरवाजा खटखटाया। कम इन। अंदर से प्रिंसिपल की आवाज आई। दीपक रूम में एंटर हुआ। उसने प्रिंसिपल के सामने वो बैग रख दिया जो वो रॉयल बैंक से लाया था। उस बैग में 5 करोड़ रुपए थे। ये सब क्या है? प्रिंसिपल ने कहा। दीपक ने उस बैग की चेन खोल दी और जैसे ही प्रिंसिपल की नजर उस बैग में पड़े हुए पैसों पर गई, वो एकदम शॉक्ड रह गया। ये पूरे 5 करोड़ रुपए हैं और ये मैं आपको डोनेशन के तौर पे दे रहा हूँ। आज से ये पूरा कॉलेज मेरा है। अब तक देवेंद्र सिंघानिया ही इस कॉलेज को डोनेशन देता आया है। वो आपको 1 साल में 1 करोड़ का डोनेशन देता है, लेकिन मैं आपको 1 साल में 10 करोड़ का डोनेशन दूंगा और ये पैसा एडवांस है। प्रिंसिपल बिल्कुल सदमे में था और वो हड़बड़ाकर बोला, लेकिन सर आप हैं कौन और इस कॉलेज में डोनेशन देने का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ने सवाल किया। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं दीपक हूँ, वही दीपक जिसे आपने 2 साल पहले 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था। और वो इसलिए क्योंकि मैं गलती से एक घमंडी लड़की से टकरा गया था। और शायद आप ये बात जानते थे कि सारी गलती उस लड़की की ही है। लेकिन आप चुप रहे थे क्योंकि उस लड़की के घमंडी बाप का डर आपके दिल में था और आपको इस बात का लालच था कि वो आदमी इन कॉलेज में डोनेशन देता है। आपको पता है वो 1 हफ्ता मेरे लिए कितना कीमती था। मेरे क्लास के टेस्ट चल रहे थे जिसमें मुझे खुद को साबित करना था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इस कॉलेज में जो कोई भी किसी कमजोर को अपने पैसे की ताकत के बलबूते दबाने की कोशिश करेगा वो सजा का हकदार होगा, और चाहे वो कितने बड़े अमीर बाप की औलाद ही क्यों न हो। ये कहकर दीपक रूम से बाहर चला गया। प्रिंसिपल ये सोचने लगा कि इस दीपक के पास इतना सारा पैसा आया कहां से। फिलहाल उसने दीपक की बात मानना ही जरूरी समझा। दीपक कॉलेज के कैंपस से होता हुआ बाहर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उससे एक लड़की टकराई। अंधे हो देखकर नहीं चल सकते, वो लड़की बोली। दीपक ने देखा ये कोई और नहीं बल्कि उषा है, वही उषा सिंघानिया जिसकी वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। वो मुड़ा और वापस जाने लगा, लेकिन फिर किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारी वजह से उषा को चोट लग गई, चलो अब उससे माफी मांगो। ये लड़का वैभव था, वैभव चौधरी, कॉलेज के एथलीट्स में से एक। इतने में वहां पर कॉलेज के और बच्चे भी इकट्ठा हो गए। क्या हुआ उषा, तुम नीचे क्यों गिरी पड़ी हो? एक लड़के ने कहा। तुम उषा से माफी मांगते हो या फिर तुम्हारा भरता बनाओ, ये कहकर वो अपने बाइसेप की मसल्स बनाकर दिखाने लगा। अचानक से एक जोरदार आवाज गूंजी। ये थप्पड़ की आवाज थी और ये थप्पड़ दीपक ने वैभव के मारा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वैभव का पूरा दिमाग झन्ना गया था। दीपक कॉलेज के गेट से बाहर आ गया और अपनी कार की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स उस कार के आगे खड़े रहकर सेल्फियां ले रहे हैं। वाह क्या कार है, टॉप मॉडल कार है। इस कार की कीमत कितनी होगी? भाई ये कार जिस बंदे की भी होगी वो बहुत पैसे वाला होगा। इसी तरह से वहां पर दीपक की कार को लेकर बहुत सारी बातें होने लगी। दीपक अपनी कार की तरफ जाने लगा। ओ फटीचर, तेरे को दिखता नहीं कि वहां एक महंगी कार खड़ी है? एक लड़की ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। ये उषा की सहेली अंजलि थी, जो दीपक को गरीब समझ रही थी और ये सोच रही थी कि ये गरीब जरूर इस कार के सामने फोटो खिंचवाने आया होगा। अंजलि की तर्क बहुत से लोग यही सोच रहे थे, लेकिन दीपक ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बस कार में बैठने लगा। तभी अचानक उसने देखा उसी भीड़ में तृप्ति भी खड़ी है और बस दीपक को ही देखे जा रही है, लेकिन दीपक ने फिर से उसे इग्नोर किया और वो वहां से कार स्टार्ट करके चला गया। अंजलि और उसके साथ के लोग ये देखकर खड़े के खड़े रह गए। दीपक अपनी कार से एक बिल्डर के ऑफिस में पहुंचा। उसे एक घर खरीदना था। सिंह बिल्डर्स, ये ऑफिस है धर्मपाल सिंह जी का, दिल्ली के मशहूर बिल्डर्स में से एक। दीपक ने उनसे मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ले रखी थी। हेलो सर, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, कीमत मैं आपको मुंह मांगी दूंगा। धर्मपाल सिंह ने दीपक को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा, देखने में तो मिडिल क्लास फैमिली से लगता है और बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। चल बच्चे, आज तुझे देखता हूँ कितना महंगा घर खरीद सकता है तू। एक बार पीछे हट गया न तो इतना जलील करूंगा कि अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। सर मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं, अगर आप मेरे साथ चले तो, धर्मपाल सिंह ने कहा।
ठीक है, आप मेरे साथ मेरी कार में चलिए, दीपक ने कहा। धर्मपाल दीपक की गाड़ी में बैठकर उसे लोकेशन पे ले गया। वो एक पोश कॉलोनी थी, उसमें घर खरीदना मतलब आपके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। धर्मपाल ने दीपक को एक घर दिखाया। ये 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ था। चारों तरफ से 7 to 7 फीट की दीवारें बनी हुई थी और अंदर एक गार्डन था। फिर उसमें 6,400 स्क्वायर फीट में घर बना हुआ था। ये घर बहुत अच्छा है, अब बताइए इसकी कीमत कितनी है? दीपक ने सवाल किया। धर्मपाल जी थोड़ा सा मुस्कुराए और आखिर घर खरीद कर क्या करने वाला है दीपक? क्यों उसने घर खरीदने की इच्छा जताई? और घर की कीमत क्या होगी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18, बार में फाइट। दीपक ने धर्मपाल जी से घर की कीमत पूछी तो धर्मपाल जी थोड़ा सा हिचकिचाए और बोले, घर की कीमत है 6 करोड़ रुपए। दीपक ने कहा, ठीक है, हमारी डील पक्की, और धर्मपाल जी से हाथ मिलाया। चलिए ऑफिस चलते हैं और पेपर वर्क कर लेते हैं, धर्मपाल जी ने कहा। ऑफिस में आने के बाद दीपक ने अपने कार्ड से धर्मपाल जी के अकाउंट में 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये सब देखकर धर्मपाल जी बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हो न हो इसके पास अथाह पैसा है और भविष्य में ये बंदा मेरे बहुत काम आ सकता है, यानी ये मुझे शहर के करोड़पतियों में शामिल करवाएगा। ये सब सोचकर धर्मपाल जी बहुत खुश थे। दीपक को घर की चाबी मिल गई और वो एक शानदार घर का मालिक बन गया। लेकिन एक सवाल यह है कि दीपक के पास तो बहुत सारा पैसा था और वो चाहता तो 100 to 200 करोड़ खर्च करके एक शानदार विला खरीद सकता था, लेकिन उसने 6 करोड़ खर्च करके एक मामूली सा घर खरीदा। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। दीपक अपनी कार से कहीं जा रहा था, तभी वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरा। ये एक मार्केट का इलाका है। ये मार्केट पूरा दिन और पूरी रात चलती है, यानी 24 घंटे इस मार्केट में भीड़ भाड़ रहती है। दीपक भीड़ से निकलकर हाईवे पर आ गया और आधे घंटे की राइड के बाद वो एक बार के पास रुका। ये शहर का सबसे महंगा बार था, इसमें अमीरजादे ही एंट्री ले सकते थे। इस बार की एंट्री 10,000 रुपये थी। दीपक ने अपनी कार को पार्क किया और बार की तरफ बढ़ने लगा। सॉरी सर, यहाँ पर आम लोगों की एंट्री नहीं है, एक गार्ड ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। दीपक ने बिल्कुल आम कपड़े पहन रखे थे और कुछ सोचते हुए दीपक वहां से मुड़ा और अपनी कार की तरफ चला गया। कार में बैठने के बाद वो कार स्टार्ट करके निकल गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद दीपक की कार वापस उसी बार की पार्किंग में रुकी और उसमें से ब्रांडेड कपड़े पहने हुए दीपक निकला। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी और पैरों में ब्रांडेड शूज पहन रखे थे। दीपक ने इन सब चीजों में पूरे 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे। दीपक उसी गार्ड के सामने आकर खड़ा हो गया। अब बताओ, क्या मैं तुम्हारे बार में एंट्री ले सकता हूँ? दीपक ने उस गार्ड से आंखें तरेरते हुए कहा। उस गार्ड ने दीपक के ब्रांडेड कपड़ों को देखा। सॉरी सर, यहाँ का रूल है, आम लोगों यहाँ एंट्री नहीं है, उस गार्ड ने कहा। मुझे एंट्री मिलेगी या नहीं? दीपक ने कहा। मिलेगी सर, उस गार्ड ने कहा। दीपक ने अंदर एंट्री ली। अंदर एक से एक अमीर लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। दीपक ने देखा वहां पर उनके कॉलेज के लड़के लड़कियां मौजूद थे। दीपक एक काउंटर पर जाकर बैठ गया और वहां से वो सबको देखने लगा। उसने देखा एक अमीरजादा एक लड़की का हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। छोड़ कमीने, वरना मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, वो लड़की चिल्लाकर बोली। हालांकि बार में इतना शोर था कि उस लड़की की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, जबकि वो जोर से चिल्लाकर बोल रही थी, लेकिन फिर भी दीपक को सब कुछ सुनाई दे रहा था। शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की? वो लड़का उस लड़की से बोला। उस लड़के ने उस लड़की को सोफे पर धकेल दिया और उस पर चढ़ने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में उठ रहा है और किसी ने उसे एक तरफ फेंक दिया। वो उड़ते हुए एक टेबल पर जाकर गिरा और टेबल टूटकर बिखर गई। वो लड़का नशे में चूर था। तभी अचानक उस लड़के के साथ आए हुए 10-12 लड़के खड़े हुए। तेरी हिम्मत कैसे हुई सुमित भाई पर हाथ उठाने की? उन लड़कों में से एक बोला। इतने में सुमित भी खड़ा हो गया। ये है सुमित अग्रवाल, मिस्टर अनंत अग्रवाल का छोटा बेटा। अनंत अग्रवाल की दिल्ली के जाने माने रईसों में गिनती आती है और उनका होटल लाइन का बिजनेस है। दिल्ली का सबसे बड़ा 7 स्टार ब्लू लाइन होटल उन्हीं का है, जो पूरे देश में मशहूर है। इस होटल का टेबल का एक बार का खर्चा 2 लाख से कम नहीं आता। सुमित बहुत ही अयाश किस्म का लड़का है। जिस लड़की पर उसका दिल आता है उसे अपने बिस्तर तक ले जाने में जरा भी देर नहीं करता, और ऐसा ही वो उस लड़की के साथ करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी इस कोशिश को नाकाम जिसने किया वो था अपना दीपक। आखिर अपनी आंखों के सामने वो ऐसा कैसे होने दे सकता था? वो सारे लड़के दीपक सामने खड़े हो गए। आज इस बार से तेरी लाश ही जाएगी, हम पूरे 13 लोग और तू अकेला, तेरा तो भरता बना देंगे हम सब मिलके, सुमित दीपक से दांत पीसते हुए बोला।
लेकिन दीपक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसके चेहरे पर कोई भाव थे, वो बस मुस्कुरा रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दीपक बिजली की रफ्तार से सुमित की तरफ बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसने सुमित के गाल पर लगाया। थप्पड़ इतना जोरदार था, सुमित अपने ही गुर्गों के ऊपर जाकर गिरा। इतने में एक लड़का उठा और दीपक पर हमला करने के इरादे से वो दीपक की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दीपक ने उसे भी उसकी औकात याद दिला दी। दीपक ने उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसमें अपने मुंह से वो सब उगल दिया जो उसने खाया था। दीपक ने अकेले ही उन 12 के 12 लोगों को ठिकाने लगा दिया। सुमित जमीन पर पड़ा ये सब कुछ देख रहा था और डर के मारे उसका गला सूख चुका था। तू जानता नहीं कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, तू जानता नहीं कि मेरा बाप कौन है, मेरा बड़ा भाई कौन है। अगर वो लोग यहाँ होते तो मेरी जगह तू होता और अपनी जान की भीख मांग रहा होता, सुमित ने दीपक से कहा। दीपक वहीं सोफे लार टांग पर टांग रखकर बैठ गया और बोला, चल ठीक है, बुला अपने बाप को, मैं भी देखूं कितनी बड़ी तोप है तेरा बाप, और अगर तुम में से एक भी इस बार से बाहर कदम रखा तो समझ लेना कि उसने अपनी मौत बुलाई है। दीपक की ये बात सुनकर सुमित के कान खड़े हो गए। अनंत अग्रवाल नाम है मेरे बाप का, सुमित ने कहा, लेकिन दीपक के चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। सुमित को लगा कि उसके बाप का नाम सुनकर दीपक उसे जाने देगा और एक बार वो यहाँ से निकल जाए, उसके बाद वो दीपक को ढूंढ कर मारेगा। तेरे लिए मेरा बाप नहीं, मेरा बड़ा भाई ही काफी है, सुमित ये कहकर अपने फोन से किसी का नंबर डायल करने लगा। हेलो भाई, यहाँ बार में मुझे बहुत मारा है, यहाँ जल्दी आ जाओ, एक सरफिरा लड़का है उसको ठिकाने लगा दो, सुमित ने ये कहकर अपना फोन रख दिया। अब तू देख मेरा भाई अक्कर तेरा क्या हाल करता है, आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब क्या होगा? क्या सुमित का बड़ा भाई आकर दीपक को सबक सिखाएगा, या वो भी सुमित की तरह दीपक से मार खाएगा? और क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? इन्हीं सारे सवालों को जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19। दीपक का जलवा। बार के बाहर ढेर सारी महंगी महंगी गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से काले कपड़े पहने लगभग 30 से ज्यादा गार्ड्स बाहर निकले। एक गार्ड ने सबसे महंगी कार का दरवाजा खोला और उस कार में से एक 28 साल का खूबसूरत नौजवान बाहर आया। उसने ग्रे कलर का टू पीस पहन रखा था। उसके बाल लंबे थे जिस वजह से उसने पीछे की तरफ अपने बालों को रबर बैंड से बांध रखा था, और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी जिस वजह से वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। बार में मौजूद लड़कियां उसे देखकर बिल्कुल पागल सी हो गई, वो था ही इतना हैंडसम। इसका नाम प्रज्वल अग्रवाल था। शहर के बड़े से बड़े गुंडे भी इसके नाम से कांपते थे, क्योंकि उसके गार्ड्स जो थे वो टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट थे और अपने दुश्मन को वो मसल कर रख देते थे। अरे बाप रे, प्रज्वल अग्रवाल, सुना है इसके अंडरवर्ल्ड तक कनेक्शन है और बड़े बड़े नेता भी इसके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते। इसका लेवल ही बहुत ऊंचा है। आज तो ये बंदा मारा गया, क्योंकि इसने प्रज्वल अग्रवाल से पंगा ले लिया है। आज इसकी मौत पक्की। पूरे बार में इसी तरह की बातें हो रही थी। प्रज्वल अग्रवाल बार के अंदर बढ़ने लगा, उसके साथ उसके वही गॉड चल रहे थे। भैया देखिए, इस कमीने ने मेरा और मेरे साथियों का क्या हाल किया है, सुमित ने रोते हुए कहा। प्रज्वल की नजर दीपक पर पड़ी और वो उसको घूर कर देखने लगा। दीपक वैसे ही सोफे पर बैठा हुआ था। जब किसी की मौत आनी होती है तो वो मेरे खानदान से टकराने की गलती कर देता है, और आज ये गलती तूने की है, और आज मैं तुझे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, प्रज्वल ने एक रौबीली आवाज में दीपक की तरफ देखते हुए कहा। और उसने अपने गार्ड्स की तरफ अपने हाथ से इशारा किया। एक गार्ड भागते हुए दीपक की तरफ आया और बिल्कुल हवा की तेजी से उसने एक पंच दीपक की तरफ मारा। दीपक उसके पंच से बचते हुए पीछे की तरफ पलट गया और खड़ा हो गया, जिस वजह से उस गार्ड का पंच सोफे पर पड़ा और सोफा टुकड़ों में बंट गया। हालांकि वो बहुत ही वजनदार सोफा था और मजबूत लड़की का बना हुआ था, लेकिन फिर भी वो टूटकर बिखर गया। ये देखकर दीपक थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलने दिए और कूदकर उसने उस गॉड के सीने में एक किक मारी, जिससे वो गॉड उछलकर दूर काउंटर पर जाकर गिरा। ये देखकर प्रज्वल समेत बहुत सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो गॉड दीपक से काफी लंबा और स्ट्रांग था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए एक बार में अपने सारे जोकरों को भेज, दीपक ने प्रज्वल से चिल्लाकर कहा। ये सुनकर पूरे बार में हंगामा मच गया। एक गॉड को मारकर ये अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है, एक साथ सारे गार्ड्स को बुला रहा है, ये सब मिलकर इसे पीस कर रख देंगे। भीड़ में मौजूद लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। इसकी हड्डियों का सुरमा बना दो, प्रज्वल ने जोर से चिल्लाकर अपने गार्ड से कहा। सारे के सारे गार्ड्स एक साथ दीपक को मारने के लिए दौड़ पड़े। दीपक भी बिजली की तेजी से उन सब पर टूट पड़ा। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की पसलियां टूट गई। चारों तरफ बस लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चंद मिनटों में दीपक ने प्रज्वल के सारे गार्ड्स का भर्ता बना दिया था। प्रज्वल ये सब देखकर बिल्कुल सकेपका गया।
दीपक प्रज्वल की तरफ बढ़ने लगा और प्रज्वल उसे देखकर डर से पीछे हटने लगा। माँ मेरी तरफ मत आओ, तब तुम नहीं जानते कि मैं किसका बेटा हूँ, मेरे पापा को पता चलेगा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। दीपक के चेहरे पर बिल्कुल डरा देने वाले भाव थे। दीपक ने प्रज्वल का गिरेबान पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। तेरे जैसे अमीर ज़ादे सिर्फ अपने बाप की दौलत पर इतराते हैं, सबको अपने पैरों की धूल समझते हैं, लेकिन जब खुद की जान खतरे में आती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और ये कहते हुए दीपक ने प्रज्वल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही प्रज्वल चक्कर खाकर गिर गया और बेहोश हो गया। दीपक ने सुमित की तरफ देखा। सुमित किसी पिल्ले की तरह छुपा बैठा था। पूरा बार में मौजूद लोग दीपक को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ एक इंसान इतने ताकतवर लोगों को मार मार कर उनका बुरा हाल कैसे कर सकता है, और वो सारे के सारे लोग ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट थे। उनके सामने बड़े बड़े धुरंधर पानी भरते थे और इस बंदे ने अकेले ही इन सबको धूल चटा दी। दीपक ने सुमित और प्रज्वल की हड्डियां नहीं तोड़ी थी, लेकिन उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया था, और ये बात उस बार में मौजूद सब लोग जान गए थे। दीपक के कॉलेज के कुछ लोग जो वहां मौजूद थे, उनमें से कुछ दीपक को पहचान चुके थे। ये तो दीपक है, वही दीप के जिसने तृप्ति को प्रपोज किया था, और शरद ने जिसे एक ही पंच में ढेर कर दिया था, एक लड़के ने दूसरे के कान में कहा। हाँ ये वही है, उषा की वजह से जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया था, दूसरा लड़का बोला। लेकिन ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? दीपक उस बार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। अगली सुबह चारों तरफ में ये बात फैल गई कि सुमित और प्रज्वल, अग्रवाल खानदान के चश्मो चिराग, उन दोनों को किसी ने बुरी तरह से जलील किया है। अग्रवाल मैंशन में एक बड़ी सी चेयर पर एक 50 साल का बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके सामने सारे घर के लोग, नौकर चाकर, गार्ड्स खड़े हुए हैं, और उस बूढ़े आदमी के सामने सुमित और प्रज्वल नजरें झुकाए खड़े हैं। ये बूढ़ा आदमी था अनंत अग्रवाल, अग्रवाल खानदान का मुखिया, प्रज्वल और सुमित का पिता। वो दोनों को घूर कर देख रहा है। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पिता के सामने एक लफ्ज भी बोल सके। तुम दोनों ने पूरे शहर में हमारे खानदान का नाम उछाल दिया है, अब मैं तुम दोनों को एक पल के लिए भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। तुम दोनों और तुम्हारे साथ वो गार्ड्स की इतनी बड़ी फौज, और तुम्हारा कहना है कि एक इंसान जिसने तुम्हारी पूरी फौज को धूल में मिला दिया, और तुम दोनों उसे जिंदा छोड़कर आ गए। गन नहीं थी क्या तुम्हारे पास? गुस्से में अनंत अग्रवाल ने अपने दोनों बेटों को डांटते हुए कहा। सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था कि वो इतना ताकतवर है। मुझे अगर पता होता तो मैं सीधे उसे गोली मार देता, सुमित ने कहा। तुम्हारे सॉरी का क्या अचार डालूं? जो शहर में हमारी इज्जत गई है वो वापस कैसे लाएगा तू, बता, अनंत अग्रवाल ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम देता हूं, कैसे भी करके उस लड़के को पूरे शहर के सामने मौत के घाट उतारो, तब कहीं जाके हमारी इज्जत और हमारा डर लोगों में पैदा होगा। और अगर इन 2 दिनों में तुम दोनों उस लड़के को खत्म न कर पाए तो इस खानदान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, अनंत अग्रवाल ने अपने दोनों बेटों को धमकाते हुए कहा। अब क्या होगा? क्या अनंत के दोनों बेटे मार पाएंगे दीपक को? क्या अनंत अग्रवाल जान पाएगा दीपक का सच? और अगर जान गया वो दीपक के बारे में तो क्या होगा उसके चेहरे का रिएक्शन? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नावेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20। कॉलेज कैंटीन में हंगामा। प्रज्वल और सुमित को उनके पिता ने सिर्फ 2 दिन का समय दे रखा था, ताकि वो दीपक को सबके सामने मार सके। उन्हें पुलिस कानून का कोई डर नहीं था। बहुत सारे लोगों को अनंत अग्रवाल ने अपने फायदे के लिए मौत के घाट उतार दिया था। पूरे दिल्ली में उसके नाम से गुंडाराज कायम था। लेकिन एक कल के आए हुए लड़के ने उसके रातों की नींद उड़ा दी थी। उसके बेटों को सबके सामने फिसड्डी साबित कर दिया और उसकी इज्जत पर दाग लगा दिया। वो गुस्से में पागल हो चुका था और किसी भी तरह से दीपक की लाश देखना चाहता था। दीपक कॉलेज की कैंटीन में बैठा था, उसके साथ उसका पुराना दोस्त अमन बैठा था। हालांकि दीपक का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन अमन उसका पक्का दोस्त था। एक दिन दीपक ने अमन की पैसों से मदद की थी। अमन की मां हॉस्पिटल में भर्ती थी, उनका ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लग रहे थे। अमन एक गरीब घर से था और 2 लाख की बड़ी रकम इकट्ठा करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तब दीपक ने ही उसकी मदद की थी। दीपक ने अपने पिता की आखिरी निशानी, एक डायमंड का लॉकेट जो उसके पिता ने उसे उसके चौथे जन्मदिन पर दिया था, उसे बेचकर अमन के लिए पैसों का जुगाड़ किया था। तब से अमन दीपक का पक्का दोस्त बन गया। यार दीपक, तू तो बिल्कुल पहचानने में ही नहीं आ रहा। पहले से ज्यादा हैंडसम, मस्क्यूलर, स्ट्रांग लग रहा है। पिछले 2 सालों तक तू था कहाँ? पता है मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अमन ने कहा। यार अमन, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, दीपक ने कहा। हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास टाइम ही टाइम है तेरी कहानी सुनने के लिए, अमन बोला। वो बात सही है लेकिन ये जगह सही नहीं है, दीपक बोला। जगह सही नहीं है या तुम्हारी नीयत सही नहीं है? एक आवाज ने दीपक और अमन का ध्यान अपनी तरफ खींचा।
ये आवाज थी ध्रुव भल्ला की, वही ध्रुव भल्ला जिसको BMW कार के शोरूम में दीपक ने मजा चखा दिया था। हालांकि दीपक ने सीधे पेमेंट करके कार लेकर वहां से चला गया था, लेकिन ध्रुव को ये अपनी इंसल्ट लगी और वो दीपक को मजा चखाने का मौका ढूंढने लगा। आज उसने दीपक को कॉलेज में देखा और दीपक को मजा चखाने के लिए दीपक के पास आ गया। दीपक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्त के साथ बातें करने लगा। ध्रुव बस बोले जा रहा था, लेकिन दीपक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सुना है तुम्हारी मां मर गई और तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया, सो सैड। ध्रुव ने दीपक को जलील करने के इरादे से ये बात कही। दीपक ये सुनकर गुस्से में तमतमा गया, उसकी आंखें लाल हो गई, उसने अपने हाथों की मुठियां कस ली, उसके हाथों की नसें दिखने लगी। ये देखकर ध्रुव अंदर से घबरा गया, लेकिन उसके पास वाले टेबल पर सुप्रिया बंसल अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी थी, इसलिए उसने अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। ये वही सुप्रिया है जो ध्रुव के साथ BMW कार के शोरूम में आई थी और वो ध्रुव की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उस दिन के इंसिडेंट के बाद सुप्रिया ने ध्रुव से दूरियां बना ली थी और शायद ये बात ध्रुव भी समझ गया था कि सुप्रिया उससे दूर क्यों जा रही है, इसलिए वो सुप्रिया को इम्प्रेस करने के लिए दीपक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बातों बातों में उसने दीपक के पुराने जख्म हरे कर दिए थे और उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। दीपक ध्रुव को मारने के लिए आग बढ़ा, इतने में वहां पर एक लंबा चौड़ा पहलवान टाइप आदमी आ गया और ध्रुव को बचाते हुए ध्रुव के आगे और दीपक के सामने खड़ा हो गया। सामने से हट जाओ वरना, दीपक आगे कुछ कहता। एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ा। पंच इतना जोरदार था कि दीपक उड़ते हुए कैंटीन के दूसरे कोने में जाकर गिरा और गिरते ही वो खड़ा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना भी ताकतवर हो सकता है कि वो ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर इंसान से मुकाबला कर सके। जब उसने अपने खून से 10,000 बार पेटिंग पर यंत्र लिखा था और सुब्रमण्यम उस पेटिंग से आजाद हुआ था, तब दीपक एक आम इंसान से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि एक आम इंसान के एक मामूली पंच से वो इतनी दूर जाकर गिरा। हालांकि उसे पता भी नहीं लगा कि पंच से कितना दर्द होना चाहिए था, वो बस नॉर्मल था। दीपक को याद आया कि जब वो ट्रेनिंग ले रहा था शिवराज ने उसे बताया था कि अपने दुश्मन को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए और हमेशा खुद को चौकन्ना रखना चाहिए, वरना जरा सी लापरवाही इंसान की जान ले सकती है। ये बात याद आते ही दीपक ने अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। अरे बाप रे, ये तो निहाल सिंह है, पूरे देश का सबसे ताकतवर पहलवान है, इसके सामने बड़े बड़े पहलवान भी पानी भरते हैं, ये तो इसकी चटनी बना देगा, भीड़ में मौजूद किसी ने कहा। निहाल को ध्रुव ने पैसे देकर बुलाया था ताकि वो दीपक को मजा चखा सके, इसलिए ही उसने दीपक को उकसाया। वैसे तो दीपक उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसे उकसाने के बाद निहाल से उसका बुरा हाल करवा सके, यही ध्रुव का प्लान था। दीपक और निहाल आमने सामने खड़े थे। निहाल की हाइट 6 फीट 6 इंच और दीपक की हाइट 5 फीट 11 इंच थी। दीपक निहाल के सामने बिल्कुल बच्चा लग रहा था। इस बच्चे की तो मैं चटनी बना दूंगा, इस काय पर मैं अपनी ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये मेरे कुछ ही पंचेस में ढेर हो जाएगा, निहाल ने मन में सोचते हुए कहा। लेकिन दीपक ऐसा नहीं सोच रहा था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। निहाल ने हमले की शुरुआत की, एक पंच उसने दीपक के पेट में मारा, दीपक की चीख निकल गई, दीपक अपना पेट पकड़कर बैठ गया और एक दूसरा पंच निहाल ने दीपक के सर पे मारा। पंच बहुत जोरदार था, दीपक बेहोश हो गया। ध्रुव उठकर आया और दीपक को देखते हुए बोला, क्यों निकल गई सारी अकड़? उस दिन कार के शोरूम में तो बहुत इतरा रहा था, अब क्या हुआ, निकल गई हवा? ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा और पूरी कैंटीन में मौजूद लोगों से कहने लगा कि ये कीड़ा है मेरे साम। ध्रुव अपनी बात पूरी करता इतने में उसके पीछे से कोई उड़ता हुआ कैंटीन की दीवार से जा टकराया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि निहाल था। ध्रुव निहाल को देखते ही चौंक गया। ये अचानक क्या हुआ? ध्रुव ने डरते हुए कहा। ध्रुव ने धीरे से पीछे की तरफ अपनी गर्दन मोड़ी और पीछे देखते ही उसकी हवा खराब हो गई। उसके पीछे दीपक खड़ा था और दीपक ने ही निहाल को चारों खाने चित किया था। अब ध्रुव का क्या होगा? दीपक ध्रुव के साथ क्या करेगा? और दीपक कॉलेज में क्या कर रहा था? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।